नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे आईआर स्पेक्ट्रम की, अवरक्त स्पेक्ट्रम की, है ना। तो अब देखो, अगर हमको आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन नियमों का पालन करके ही हम आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको स्पेक्ट्रम चाहिए, अगर हमको ग्राफ चाहिए, अवशोषण बैंड चाहिए, तो हमको कुछ बातों का, कुछ शर्तों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें, वो शर्तें कौन सी है? तो वैसे तो दो ही शर्तें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो शर्तें क्या हैं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड प्रदर्शित करने के लिए निम्न शर्तें हैं। तो देखो बेटा, समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। निम्न शर्तें हैं, समझने की कोशिश करना। क्या कि हमको आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ नियमों की पालना करनी है। अब वो नियम कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं जरा। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? जो अणु की, देखो हम कंपन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहला नियम क्या है? अणु की कंपन की गति, आपको पता है अणु में कंपन होते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो अणु की कंपन की गति की आवृत्ति, यानी कि एक सेकंड में कितने कंपन कर रहे हैं, आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति के समान ही होनी चाहिए। ठीक है, विकिरण की आवृत्ति की समान ही होनी चाहिए। के समान होनी चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मतलब, जितना हमारे पास आईआर प्रकाश है या आईआर विकिरण है पदार्थ पर पड़ती है, उतना ही हमारे पास कंपन होना चाहिए। ठीक है, जितना हमारे पास विकिरण की आवृत्ति होगी, यानी कि जो विकिरण हमारे पास यौगिक पर पड़ी है, उतनी ही आवृत्ति किसकी होनी चाहिए? कंपन की होनी चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यू विकिरण इज इक्वल टू न्यू आवृत्ति, दोनों बराबर होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी शर्त है अणु में कंपनों के, जब अणु में कोई कंपन हो रहा है, अणु में कंपनों के परिणाम स्वरूप क्या होना चाहिए? अणु में कंपनों के परिणाम स्वरूप उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई? दो शर्तें हो गई किसकी? आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये दो कंडीशन है,
दो शर्तें हैं, इन शर्तों को हमें देखना है। ठीक है, एक तो क्या, अणु की कंपन की गति आवृत्ति, कंपन की गति की आवृत्ति विकिरण की आवृत्ति के समान होनी चाहिए, और अणु में कंपनों के परिणाम स्वरूप उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण तो आपको पता ही होगा, दो परमाणु है, दो परमाणु के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण वैसे नॉर्मली होता क्या है, म्यू बराबर क्यू इंटू आर, किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश और उनके बीच में जो दूरी है उनका गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। तो आईआर स्पेक्ट्रम में इसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो दोनों परमाणु के बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है। तो अब जब कंपन होते हैं तो कंपनों से थोड़ा बहुत तो इसमें प्रभाव होना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत प्रभाव होना चाहिए, थोड़ी बहुत दूरी होनी चाहिए, थोड़े बहुत आवेश में परिवर्तित होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अणु में कंपनों के परिणाम स्वरूप उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की दो आवश्यक शर्तें हैं। तो इसको देख लेना, छोटा सा टॉपिक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। आगे की बात करनी है हमें, तो आगे क्या है, आगे का जो टॉपिक है वो है आईआर स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसके कौन कौन से उपयोग हैं, तो जो पहला लिख रहा हूं मैं वो है किसी यौगिक की पहचान, किसी यौगिक की पहचान। ठीक है, आप ये मत सोचना मैंने ये पहले पढ़ा दिया, वो पहले जो मैंने पढ़ाया था ना वो दूसरे वाले स्पेक्ट्रम के लिए था, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए था। ये हम आईआर स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ रहे हैं या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग पहला क्या है, किसी यौगिक की पहचान। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आपने फिंगरप्रिंट तकनीक का नाम सुना होगा, वहां पे आईआर स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कोई अज्ञात स्पेक्ट्रम है ना, अज्ञात यौगिक का स्पेक्ट्रम है और एक ज्ञात यौगिक का स्पेक्ट्रम है। तो अज्ञात की तुलना किससे कर लेते हैं, ज्ञात से कर लेते हैं। तो हम यहां पे मैं लिख सकता हूं किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना, यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना, के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम से करके अज्ञात यौगिक की पहचान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अज्ञात यौगिक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम से करके अज्ञात यौगिक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ध्यान देना, इसके अलावा हम यौगिक की संरचना का निर्धारण, यौगिक की संरचना का निर्धारण, देखो ये जो मैं अनुप्रयोग लिखवा रहा हूं, आप ऐसा का ऐसा बिल्कुल सेम एज इट इज
आप लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईआर स्पेक्ट्रम द्वारा कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रम द्वारा क्या किया जा सकता है? कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है? देखो, जो कार्बनिक यौगिक है ना, उसमें जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो एक निश्चित क्षेत्र में ही अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ही अवशोषण दिखाते हैं। तो उस एरिया में जब अवशोषण दिखाते हैं तो वहाँ उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? यौगिक की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। यौगिक की स्ट्रक्चर के बारे में हम बता सकते हैं। क्लियर है? तो यौगिक की संरचना का निर्धारण करना हो तो आईआर स्पेक्ट्रम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। शुद्धता का निर्धारण, शुद्धता का निर्धारण, शुद्धता का निर्धारण, ठीक है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, प्रत्येक यौगिक, हर एक यौगिक का अपना एक विशेष स्पेक्ट्रम होता है ना, एक निश्चित स्पेक्ट्रम होता है हर यौगिक का। लेकिन अगर उसमें कोई अशुद्धि आ जाए, इम्प्योरिटी आ जाए, तो स्पेक्ट्रम में वो इम्प्योरिटी भी दिखा सकता है, ठीक है। तो आईआर स्पेक्ट्रम के द्वारा हम इम्प्योरिटी भी देख सकते हैं, इम्प्योरिटी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो शुद्धता का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं, शुद्ध यौगिक के स्पेक्ट्रम में, शुद्ध यौगिक के स्पेक्ट्रम में, ठीक है, शुद्ध यौगिक के स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड अलग ही दिखाई देते हैं ना। जो अवशोषण बैंड है, एब्जॉर्प्शन बैंड है, वो स्पष्ट एवं अलग दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। जब भी हम शुद्ध यौगिक की बात करेंगे तो वहां पर जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा दिखाई देगा? अवशोषण बैंड स्पष्ट और अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास यौगिक में अशुद्धि होगी, यदि यौगिक में अशुद्धि होगी, अशुद्धि होगी, तो स्पेक्ट्रम में अतिरिक्त अवशोषण होगा, अतिरिक्त अवशोषण होगा, ठीक है। तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? शुद्धता के बारे में बता सकते हैं, प्योरिटी इम्प्योरिटी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्योर होता है, कौन सा कम प्योर होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें, इनके उपयोग के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 अनुप्रयोग हो गए, और अनुप्रयोग भी हमारे पास बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और भी अनुप्रयोग हैं हमारे पास, कौन कौन से? वैसे तो हमने पढ़ लिया था, है ना। हमारे पास जैसे 3 पढ़ लिए ना। इसके अलावा अणु की आकृति का निर्धारण,
मतलब वही बात हो गई, वैसे तो चलो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। अणु की आकृति का निर्धारण भी हम कर सकते हैं, किसके द्वारा? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। या इसके अलावा जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, ठीक है, अभिक्रिया की बल गतिकी का अध्ययन, अभिक्रिया की बल गतिकी का अध्ययन। केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ी होगी ना, आपने फर्स्ट ईयर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी, पढ़ी है या नहीं पढ़ी, है ना? उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी रुकिए। देखो आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे रासायनिक बल गतिकी आती थी, केमिकल काइनेटिक्स। तो किसी अभिक्रिया का वेग क्या है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, वो भी हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? IR स्पेक्ट्रम के द्वारा पता लगा सकते हैं, ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग क्या है, कौन सी अभिक्रिया कितने वेग से चल रही है, वो IR स्पेक्ट्रम से हम पता लगा सकते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से मिल जाती है? IR स्पेक्ट्रम से मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुए, इसके अनुप्रयोग हुए, किसके? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग हो गए। क्लियर है? और IR अवशोषण स्पेक्ट्रम की शर्तें भी हमने पढ़ ली है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।